भारत में अभी आप सब देख रहे हैं कि चाहे पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, अन्य राज्य हों, हर जगह पर वक्फ बिल को लेकर, जो कि अब एक कानून बन चुका है, एक प्रोटेस्ट अग्रेसिव लेवल पर पूरे देश में चलाया जा रहा है। ये प्रोटेस्ट किस दिशा में बढ़ रहा है, इसके पीछे के लोग जो हैं वो कौन हैं, उनका क्या टूल किट है, आज के इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करते हुए देखेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की जो आइडियोलॉजी और विचारधारा है, ये विचारधारा आती कहाँ से है और ये इवॉल्व कैसे हुई। आप सभी ने एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम सुना होगा जो कि एक समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजिस्ट था, और उसका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी दी थी और उस थ्योरी में उसने कहा था कि किसी भी देश के अंदर एक रेवोल्यूशन के तहत उस देश का रेजीम बदला जा सकता है अगर हम वर्कर क्लास को यूनाइट कर लें। कार्ल मार्क्स की इस थ्योरी का सबसे पहला अगर प्रैक्टिकल लेवल पर मैनिफेस्टेशन विश्व तौर पर कहीं दिखा तो वो 1917 में रशिया के केस में दिखा। रशिया के केस में जब रेवोल्यूशन समाप्त हुआ और रशियन रेवोल्यूशन के बाद विश्व का रशिया पहला मार्क्सिस्ट स्टेट एक मार्क्स की आइडियोलॉजी के बेसिस पे लेनिन ने उस समय बनाया, उसके बाद ये जो पूरे मार्क्सवादी सोच के लोग थे, इन लोगों के बीच में एक डिस्कशन चालू हुई और ये डिस्कशन हुई यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में। डिस्कशन ये हुई कि यदि कोई ऐसा देश है जहाँ पर वर्किंग क्लास पॉपुलेशन ना हो तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि उस देश में रेवोल्यूशन किस प्रकार से होगा। ये जो डिस्कशन यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शुरू हुई, ये इवेंचुअली 1923 में जर्मनी में जाकर कल्मिनेट हुई, एकजुट हुई। 1923 में जर्मनी में कुछ बड़े विश्व के स्कॉलर उस समय जो मार्क्सवादी सोच के, वामपंथिक सोच के लोग थे, ये बैठे और जर्मनी के अंदर फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में बैठकर इन्होंने एक स्कूल की स्थापना करी और उसका नाम रखा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च। इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च में बैठकर जो चर्चा हुई फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में जर्मनी के, वो चर्चा ये थी कि यदि किसी सोसाइटी में मान लीजिए अगर वर्किंग क्लास पॉपुलेशन होती ही नहीं है और अगर होने के बावजूद उसमें रेवोल्यूशन करने का पोटेंशियल नहीं होता तो उस देश में रेवोल्यूशन करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर बिठाने पड़ेंगे। इस स्ट्रक्चर में उस देश के माइनॉरिटीज़ को फोकस करना पड़ेगा, उस देश के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ साथ थिंक टैंक बनाने पड़ेंगे। थिंक टैंक के तहत ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो लिखित तौर पर लोगों के माइंड के साथ, नैरेटिव के साथ खेलें। इसके साथ साथ एक लिबरल वर्ग पैदा करना पड़ेगा जो कि एक राजनीतिक तौर पर अपने आप को लिबरल पॉलिटिकल क्लास कहे, और इस लिबरल पॉलिटिकल क्लास की छत्र छाया में एक ब्यूरोक्रेसी को कल्टीवेट करके, नौकरशाही को कल्टीवेट करके, जुडिशरी को कल्टीवेट करके, वकीलों को कल्टीवेट करके एक पूरा का पूरा कोलिशन बनाना पड़ेगा। ये जो डिस्कशन फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी में जर्मनी के अंदर 1923 से हुई, इस डिस्कशन के बाद उस स्थान का नाम रख दिया गया फ्रैंकफर्ट स्कूल। लेकिन 1930 के दशक में जब हिटलर ने जर्मनी के ऊपर कब्जा कर जर्मनी की कमान संभाली तो ये फ्रैंकफर्ट स्कूल के सारे स्कॉलर जो ये सोच लेकर बैठे थे कि किस तरीके से किसी देश में अगर वर्किंग क्लास पॉपुलेशन ना हो और वहाँ पर रेवोल्यूशन कराने के लिए ये स्ट्रक्चर क्रिएट करने पड़े, ये जर्मनी छोड़कर भाग गए। और ये जर्मनी छोड़कर 1930 के दशक में 1930s में अमेरिका चले गए। अब अमेरिका थी एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बैठकर अब आप वामपंथिक सोच की बातें तो कर नहीं सकते थे उस समय इन्होंने उस वामपंथिक सोच को, उस पूरी की पूरी लेफ्टिस्ट थिंकिंग, मार्क्सिस्ट थिंकिंग को कवर करने के लिए, और वो जो पूरी एक विचारधारा बनाई थी कि किस प्रकार से रेवोल्यूशन होगा हमारे इंटेलेक्चुअल्स के थ्रू, थिंक टैंक्स के थ्रू, कल्टीवेटेड ब्यूरोक्रेसी के थ्रू, जुडिशरी के थ्रू और एक लिबरल पॉलिटिकल क्लास के थ्रू, उसको इन्होंने नाम दिया क्रिटिकल थ्योरी। 1930 के दशक से 1930s के दशक से विश्व तौर पर ये क्रिटिकल थ्योरी प्रसिद्ध हुई और ये क्रिटिकल थ्योरी का आउटकम था एक लिबरल पॉलिटिकल क्लास। सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि 1930 के दशक में जब ये क्रिटिकल थ्योरी और लिबरल पॉलिटिकल क्लास का जन्म तो ज़रूर हुआ, लेकिन इसका मैनिफेस्टेशन भारत में 1950 के दशक के बाद देखने को मिला। जब भारत में 1950 में अंग्रेज़ छोड़कर भारत को चले गए तो उन्होंने इसी पूरे स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को भारत में छोड़ दिया
और यही स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क क्रिटिकल थ्योरी और लिबरल वर्ग का जो भारत में रहा, ये आज की डेट में भारत के लिबरल तबलीगी हैं। यही आज की डेट में भारत के वो लोग हैं जिनको इंटेलेक्चुअल एड्स है। क्यों? क्योंकि समझने की कोशिश कीजिए, इन लोगों की रणनीति बड़ी स्पष्ट और सिंपल है। यदि आप लोगों को अपनी विचारधारा में कन्विंस नहीं कर सकते तो लोगों को जिस विचारधारा से वो जुड़े हैं उसमें कन्फ्यूजन पैदा करो। इस लाइन को याद रखिएगा और एक एक करके चीज़ों को देखिए। सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि जब जब ये लिबरल तबलीगी क्लास जो है, जब जब ये पूरा का पूरा क्रिटिकल थ्योरी लिबरल तबलीगी क्लास का जो वर्ग विश्व तौर पर अगर हम देखें, जब जब इसको चैलेंज आया है, तब तब इस चैलेंज को मिटिगेट करने के लिए इसने इस इकोसिस्टम का सहारा लिया है। इस इकोसिस्टम में जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर माइनॉरिटी हैं, यहाँ पर आज की डेट में इस्लामिस्ट हैं, यहाँ पर थिंक टैंक हैं, यहाँ पर ये लिबरल हैं, यहाँ पर एक कल्टीवेटेड ब्यूरोक्रेसी है जिसको आज की डेट में डीप स्टेट कहते हैं, कल्टीवेटेड जुडिशरी है जिसको आज की डेट में हम एक डीप स्टेट कहते हैं। ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि ये अब ऑपरेट कैसे करती हैं। 2016 में अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप ने सरकार की कमान संभाली तो 2016 में इसी पूरे अमेरिका के लिबरल तबलीगी वर्ग ने क्या किया? ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट। इस ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट का उद्देश्य क्या था? इस ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट का उद्देश्य ये था कि किस प्रकार से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट डेमोक्रेट पार्टी के साथ जुड़कर वामपंथिक सोच के लोगों को एकजुट करके सोशल मीडिया का प्रयोग कर कर, साथ में थिंक टैंक्स को जोड़कर राइटिंग्स लिखवा के, और साथ ही में कुछ अमेरिका के चुनिंदा जो उस समय के डेमोक्रेट्स के साथ जुड़े हुए सेलिब्रिटीज़ हैं उनको लेकर ऑनलाइन लेवल पर मोबिलाइज करके लोगों को ग्राउंड पे उतारे। इस पूरे गेम प्लान का सबसे पहला मैनिफेस्टेशन ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट। जैसे ही ये ख़त्म हुआ, इसके बाद तुरंत इन लोगों ने 2019 में इसी चीज़ को चाइना के खिलाफ हांगकांग में प्रैक्टिस किया। और जब ये इन्होंने हांगकांग में प्रैक्टिस करके वहाँ पर एक मास लेवल का प्रोटेस्ट पूरे के पूरे हांगकांग की सोसाइटी में कर लिया, उस हांगकांग की सोसाइटी के प्रोटेस्ट के बाद 2020 में आपको याद होगा कि अमेरिका में एक नया इन्हीं लोगों का नरेटिव चला था जिसका नाम था ब्लैक लाइव मैटर। और ये ब्लैक लाइव्स मैटर से निकला यहाँ पर ये टूल किट। अब ये जो टूल किट फाइनली बना, जिसकी शुरुआत ये क्रिटिकल थ्योरी से हुई थी, ये 2020 में ब्लैक लाइव्स मैटर के बाद ये जो टूल किट यहाँ पर पैदा हुआ, इस टूल किट को समझ लीजिए। इस टूल किट में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इसके साथ साथ डेमोक्रेट्स वहाँ के अमेरिका के, जो वहाँ के आज की डेट में सो कॉल्ड लिबरल हैं, उन्हीं के लिबरल्स भारत में भी आपको पता है म्यूटेशंस हैं। इसी तरीके से एक कल्टीवेटेड ब्यूरोक्रेसी, कल्टीवेटेड जुडिशरी, कल्टीवेटेड वकील, थिंक टैंक्स, मीडिया, सेलिब्रिटीज़ और सोशल मीडिया, इन सारी चीज़ों को जोड़कर जो इन्होंने टूल किट बनाकर ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट, हांगकांग, ब्लैक लाइव मैटर से निकालकर ये टूल किट पैदा करा। अब सिर्फ उद्देश्य था कि इस टूल किट को ग्लोबल लेवल पर एक्सपोर्ट किया जाए। अगर मैं विश्व तौर की बात करूं, ये टूल किट ब्लैक लाइव मैटर पे ख़त्म नहीं हुआ था। ब्लैक लाइव मैटर के बाद ये टूल किट आपने देखा कि कोरोना काल में ये सबसे पहले अप्लाई किया गया, उस समय यूक्रेन और रशिया के युद्ध को लेकर। जब यूक्रेन रशिया का युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद यही अमेरिका का टूल किट उस समय अप्लाई किया गया इजराइल पैलेस्टीन में गाज़ा पट्टी को लेकर, हमास जैसे आतंकवादी संगठन के साथ, जहां पर ये सारे के सारे टूल किट के लोग उस समय खड़े हुए थे। अब आप इस चीज़ पे गौर कीजिए कि यही टूल किट जो बाहर बना, जिसकी पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग बाहर हुई, उसका एप्लीकेशन बाहर हुआ, क्योंकि उन्हीं के तबलीगी जमात वाले लोग जो सो कॉल्ड भारत में लेफ्ट लिबरल अपने आप को कहते हैं और जो अपने आप को आज की डेट में क्रिटिकल थ्योरी के एक्सटेंशन को एग्जीक्यूट करने वाले एजेंट्स भारत में बैठे हैं, इन्हीं लोगों ने इसी टूल किट के टुकड़ों को और हिस्सों को भारत में भी अपनाया। अगर अमेरिका में इस टूल किट की शुरुआत 2016 के ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट से हुई थी, तो भूलिए मत कि इसकी शुरुआत भारत में 2014 से हुई थी। 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार बदली, तो इस टूल किट का मैनिफेस्टेशन देखिए। इस टूल किट में याद रखिए कि सबसे पहले थे आपके यहाँ पर जो लिबरल तबलीगीज़ हैं, उसके तहत एक वामपंथिक सोच वाला मीडिया, उसके साथ साथ थिंक टैंक, उसके साथ ये वामपंथिक सोच वाले सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल्स, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स, सो कॉल्ड पेड वकील, कल्टीवेटेड ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी के लोग जो आए गए दिन सिर्फ अखबारों में इसी एजेंडा रनिंग को आगे बढ़ाने वाला काम करते हैं,
और इसमें एक पॉइंट पर कुछ सेलिब्रिटीज़ का भी जमावड़ा इकट्ठा हुआ था। लेकिन ये टूल किट भारत में स्टार्ट कैसे हुआ? ये स्टार्ट हुआ 2014 में। 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो उसके बाद सबसे पहला इनका गेम था कि भारत में इंटॉलरेंस बढ़ रही है। जब ये इंटॉलरेंस का नैरेटिव फेल हो गया तो उसके बाद इन्होंने अवार्ड वापसी उठाया, हम अपने अपने अवार्ड वापस दे देंगे। अरे तुम्हें अवार्ड मिले कहाँ थे? तुमने तो वो खरीदे थे, चलो वापस दे दिए। अवार्ड वापसी का जब गेम खत्म हुआ तो फिर इन्होंने एक नया शब्द उठाया था, आपने देखा होगा, मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग तक आते आते एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला था। परिवर्तन ये था कि ये जो पूरा का पूरा टूल किट है, इस टूल किट को मॉब लिंचिंग तक आते आते एक पॉलिटिकल क्लास के पेट्रोनेज के अंदर इसको ऑपरेट करना शुरू कर दिया था। कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि जब ये मॉब लिंचिंग का गेम चालू हुआ तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पैदा कर दिया इन्होंने भारत में। वो स्ट्रक्चर ये था कि एक पॉलिटिकल लेवल से ये चीज़ें चालू होंगी। पॉलिटिकल लेवल पर कुछ ऐसे लोग हैं जो लिबरल पॉलिटिकल पार्टी की सोच वाले सो कॉल्ड लोग हैं, जो वो इस शब्दों का प्रयोग करेंगे। इसीलिए आप आज की डेट में ये शब्द को, मॉब लिंचिंग को, गूगल पे सर्च करके देखिए और सर्च करके देखिए कि मॉब लिंचिंग के शब्द का सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन से नेताओं ने किया है। तो ये नेता के उन लेवल के पॉलिटिकल पार्टी के पेट्रोनेज से चीज़ें शुरू होती हुई फिर ये आएंगी थिंक टैंक पर, थिंक टैंक के बाद ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के बाद, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के बाद फिर ये आएंगी इनके सो कॉल्ड मीडिया लेवल पर, मीडिया लेवल के बाद ये लोग बात करेंगे इसके बाद सेलिब्रिटीज़ लेवल पर, फिर इसको ये पॉपुलराइज करेंगे सोशल मीडिया लेवल पर। और उस दौरान इनके साथ साथ जो इनकी कल्टिवेटेड ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी जो डीप स्टेट का हिस्सा है, वो किताबों से लेकर, आर्टिकल से लेकर, पॉडकास्ट से लेकर, टीवी के प्रोग्रामों से लेकर, ये टाइप की चीज़ों के तहत इस नैरेटिव को बढ़ाएंगे। तो ये जो चीज़ इंटॉलरेंस और अवार्ड वापसी से स्टार्ट हुई, ये मॉब लिंचिंग में जाकर फाइनली मैनिफेस्ट हुई। अब आप सोचेंगे कि ये मॉब लिंचिंग में आफ्टर ऑल हुआ कैसे? टाइमिंग था कि मॉब लिंचिंग उस समय आया जब अमेरिका में ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट आया, तो इनके साथ एक ग्लोबल लेवल का नेक्सस जुड़ गया। क्योंकि जब इनको ग्लोबल लेवल का सपोर्ट मिला, क्योंकि जब अमेरिका में भी वही चीज़ हो रही थी, तो उसी सोच के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे ये लोग यहाँ तक इकट्ठे हो गए। तो ये ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट और मॉब लिंचिंग का टाइमिंग, और ये टाइमिंग से आगे चीज़ें बढ़ी। क्योंकि ये जो 3 चीज़ें हुई, इसके बाद इन्होंने जो हांगकांग में किया वो भारत में NTCAA प्रोटेस्ट में हुआ। हांगकांग में क्या हुआ था? सड़कों पर लोग उतर आए। सड़कों पे उतरने के बाद लोगों ने छोटी छोटी जगहों पर इकट्ठे होकर इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस दी। इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस देने के बाद छोटे छोटे पॉकेट्स में इन्होंने वायलेंस को प्रैक्टिस किया। भारत में NTCAA प्रोटेस्ट में एग्जैक्टली वही हुआ। आप कॉमनैलिटी ऑब्जर्व कीजिए कि जो चीज़ हांगकांग में हुई वो चीज़ भारत के NTCAA प्रोटेस्ट में हुई। आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि जो ब्लैक लाइव मैटर का गेम था, इस ब्लैक लाइव मैटर में क्या हुआ? इस ब्लैक लाइव मैटर में गौर कीजिए कि वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ थे, वहाँ पर थिंक टैंक्स थे, वहाँ पर लेफ्ट लिबरल्स थे, वहाँ पर मीडिया और सोशल मीडिया थी। यही चीज़ ब्लैक लाइव मैटर की दिल्ली रायट और फार्म प्रोटेस्ट में हुई। टाइमिंग को ऑब्जर्व कीजिए और ग्लोबल लेवल पर जो चीज़ हो रही है उसको भारत में ऑब्जर्व होते हुए देखिए। ब्लैक लाइव मैटर में सेलिब्रिटीज़ का प्रयोग, दिल्ली रायट्स और फार्म प्रोटेस्ट में आपको याद होगा सेलिब्रिटी का प्रयोग। आपको याद है कि कुछ सेलिब्रिटी उस समय खड़े होकर CAA प्रोटेस्ट के टाइम पर भी ये बातें करते थे, हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। किसने मांगा कागज़? किसने मांगा कागज़? कागज़ मांगा ही नहीं था किसी ने। लेकिन बात वही है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर बोली थी, इफ़ यू कैन नॉट कन्विंस पीपल विद योर आइडियोलॉजी, कन्फ्यूज देम। अगर आप अपने लोगों को अपनी विचारधारा में कन्विंस नहीं कर सकते तो जिस भी विचारधारा से वो जुड़े हैं उसमें कन्फ्यूजन पैदा करो। ये देखिए दिल्ली रायट फार्म प्रोटेस्ट। दिल्ली रायट फार्म प्रोटेस्ट में इन्होंने जो चीज़ को मैन्युफैक्चर किया कि किस प्रकार से सोशल मीडिया से रेडिकलाइजेशन होगा, किस प्रकार से सोशल मीडिया के रेडिकलाइजेशन के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में वायलेंस होगा। ये वायलेंस को इन्होंने जब ग्लोबल लेवल के एजेंडाज के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस किया तो उसी समय, अब याद कीजिए कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात बोली थी कि ब्लैक लाइव मैटर पे चीज़ ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि ब्लैक लाइव्स मैटर के बाद ये चीज़ चली थी यूक्रेन में और गाज़ा में। और जब ये यूक्रेन और गाज़ा उस समय चल रहा था तो उस समय भारत में चल रहे थे अग्निवीर, उसको लेके प्रोटेस्ट उसी प्रकार के। फिर आपको याद होगा कि 2024 के चुनाव से चंद महीने पहले BBC ने गोधरा को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की थी, टूल किट का हिस्सा है। फिर इसी देखिए आप, जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हुई थी, भारत के अंदर के ये जो तबलीगी इंटेलेक्चुअल्स हैं ये तुरंत चालू हो गए थे
कि देखिए भारत में तो इस प्रकार की इंटॉलरेंस, मेजॉरिटेरियनिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म ये सब है। फिर इसके बाद इन्होंने फाइनली जो है 2024 के चुनाव में एंट्री करी ईवीएम के मसले को लेकर। इफ़ यू कैन नॉट कन्विंस अ पर्सन, कन्फ्यूज हिम। क्योंकि आपको पता है कि आपकी विचारधारा से कोई नहीं जुड़ना चाहता, क्योंकि आपको पता है आपकी विचारधारा से सिर्फ देश टूटेगा, जुड़ेगा नहीं। तो लोगों को गुमराह कीजिए। उस समय नैरेटिव चला कि भाई ईवीएम हैक होते हैं, फिर वो ईवीएम हैक होने वाला नैरेटिव खत्म हुआ तो डेमोक्रेसी खतरे में है। डेमोक्रेसी खतरे में है तो फिर आज की डेट में संविधान लेकर घूमने लग गए। जैसे ही संविधान की बातें चालू हुई, डेमोक्रेसी ईवीएम का गेम खत्म हुआ। जब पता चला कि इन तीनों चीज़ों पर लोग आपके साथ खड़े नहीं होने वाले, क्योंकि जब आप अपनी विचारधारा से कन्विंस ही नहीं कर पा रहे लोगों को, तो ये गुमराह करने वाले काम खत्म नहीं होंगे और लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे। कास्ट सेंसस, जैसे ही ये कास्ट की बात आई, सोसाइटी को तोड़ो। कास्ट के नाम पर सोसाइटी को तोड़ने के बाद डिलिमिटेशन हिंदी और अब वक्फ। आप चीज़ को समझ लीजिए, ये एक पैटर्न है। आज डिलिमिटेशन हिंदी और ये जो वक्फ पे इस समय हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये प्रोटेस्ट वक्फ वाले या एंटी सीएए प्रोटेस्ट, दिल्ली रायट, फार्म प्रोटेस्ट, अग्निवीर, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये सारे के सारे प्रोटेस्ट्स के तहत एक ही चीज़ हो रही है। आप ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से कि जो वक्फ को लेके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इस वक्फ के प्रोटेस्ट में इकोसिस्टम, जिसको हम टूल किट कहते हैं, उस टूल किट को ऑब्जर्व कीजिए। वक्फ को लेकर टूल किट में आपको इस समय ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स मिलेंगे जो संवैधानिक तौर पर अपने आप को कहते हैं कि भाई हमसे ज़्यादा संविधान तो किसी ने पढ़ा ही नहीं है, तो वक्फ संविधान के खिलाफ है। फिर यहाँ पर आपको थिंक टैंक्स मिलेंगे जो आज की डेट में राइटिंग्स कर रहे हैं, अखबारों में आर्टिकल्स लिख रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ सेलिब्रिटीज़ मिलेंगे जो इस प्रोटेस्ट से जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरे सोशल मीडिया पे एक रेडिकलाइजेशन करने की मुहिम चलाई जा रही है और इस ऑनलाइन लेवल पर लोगों को मोबिलाइज़ किया जा रहा है। इस ऑनलाइन लेवल पर लोगों को मोबिलाइज़ करके सिर्फ क्या बात बोली जा रही है, सड़कों पे उतरिए। इनका गेम बड़ा सिंपल है, सड़कों पर लोगों को उतारो। यहाँ पर जैसे ही लोग सड़कों पर उतरते हैं, एक छोटी सी मार्च कराओ, रैली कराओ। उस रैली में कुछ रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं। फिर जैसे ही वो रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स जुड़ते हैं, वो मार्च और वो जो रैली थी वो एकदम से वायलेंट हो जाती है। वो फिर जो है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करती है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करने के बाद सोसाइटी में एक फियर का माहौल, एक डर का माहौल पैदा करती है। और यही चीज़ आज की डेट में भारत के हर एक राज्य में अलग अलग जगह पर आप होते हुए देख रहे हैं। और इन सारों के पीछे आप देखेंगे यही सेम टूल किट चल रहा है। तो गौर करने वाली बात यह है कि ये जो टूल किट है, ये जो आज की डेट में आपके सामने ये पूरी लिस्ट ऑफ प्रोटेस्ट है, इन सब में सेम कॉमन थ्रेड है, सेम थॉट प्रोसेस है, सेम तरीका है, सेम टैक्टिक है, सेम स्ट्रैटेजी है। कुछ बदला नहीं है, क्योंकि विचारधारा ये है फ्रैंकफर्ट स्कूल, विचारधारा ये है क्रिटिकल थ्योरी, विचारधारा। इस विचारधारा को याद रखिएगा, क्योंकि जिस दिन आप इसको याद रखते हैं और उसके बाद जब आप इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एप्लीकेशन देखते हैं, उसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका एप्लीकेशन भारत में देखते हैं। जैसे जैसे चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेंगी, भारत में बढ़ेंगी। जिस तरीके से चीज़ें अमेरिका में होंगी, आप उसी का एप्लीकेशन मॉडिफाइड तरीके से भारत में भी देखोगे। तो ये चीज़ यहाँ पर सिर्फ आके ख़त्म नहीं होने वाली है, ये आगे चलती रहेगी। क्योंकि ये प्रॉब्लम आज की डेट में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम आज की डेट में एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक विचारधारा की प्रॉब्लम है, ये एक आज की डेट में थॉट की प्रॉब्लम है, ये आज की डेट में इस फ्रैंकफर्ट स्कूल क्रिटिकल थ्योरी की प्रॉब्लम है। तो लड़ाई सही मायने में ये विचारधारा की है, क्योंकि ये विचारधारा का मैनिफेस्टेशन ये है। इस चीज़ को अगर आप याद रखेंगे तो आप समझेंगे कि ये गेम यहाँ ख़त्म नहीं होगा। आज ये है, इसके बाद कल कुछ और होगा, लेकिन ये क्यों है? क्योंकि ये है, और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये सब भारत में हो चुका है। तो ये चीज़ आपको समझने की आवश्यकता थी। धन्यवाद।